आप सभी को। आज के पाठ के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में और उनकी रचना बादल राग के बारे में। ये पाठ आरोह भाग 2 में संकलित है, जो एनसीईआरटी की किताब हिंदी पुस्तक के लिए जिसका संकलन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है और निराला जी की विशेष शैली को दर्शाने वाली भी। कविता शुरू करने के पहले हम निराला जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। वैसे इनका जो पैतृक गांव था वो उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला में स्थित था। निराला जी अपने विशिष्ट रचनाओं और विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट रचनात्मक शैली के लिए भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मजबूत स्तंभ निराला जी रहे हैं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये सारे कविता संग्रह, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लो, सुरबकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब रेखा चित्र और उपन्यास कहानियों के रूप में है। निराला जी की संपूर्ण रचनाओं को निराला रचनावली के अंतर्गत 8 खंडों में दिया गया है। इन्होंने समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया था। निराला जी का निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हो गया था। निराला जी के काव्यगत विशेषताओं को कह सकते हैं इन 2 पंक्तियों में एक तरह से बांधा गया है। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दो। यानी नवीन, कविता में कुछ नवीन ढूंढते रहो, कुछ नयापन ढूंढते रहो। यही कविता का नया स्वर है जो समय के साथ हमेशा आगे बढ़ता है, बदलता रहता है। शायद इसी नएपन की खोज में निराला जी ने छायावादी में जहाँ बहुत सारी अपनी रचनाएं की जो लय और ताल के साथ थे, कुछ समय बाद उन्होंने उसमें बदलाव लाया। लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा जैसी कविता की रचना की और एक नए छंद की शुरुआत की जिसे मुक्त छंद के नाम से आज हम जानते हैं। आज ये छंद सर्वाधिक प्रचलित काव्य छंदों में से है। अधिकतर हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे कवियों ने, कह सकते हैं, ये एक आवश्यक अंग, आवश्यक छंद बन गया ये मुक्त छंद। ये मुक्त छंद निराला जी की ही देन है। इस मुक्त छंद को पहली बार निराला जी ने अपनी कविता जूही की कली के माध्यम से लिखा था। और जब ये कविता इन्होंने जूही की कली लिखी, उस समय इनके इस छंद का, इस शैली का बड़ा विरोध हुआ। आलोचकों ने इसे रबड़ छंद, केंचुआ छंद इत्यादि नाम देकर इसका बड़ा मजाक उड़ाया। लेकिन निराला जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने आप में एक संघर्षों को झेलने वाले व्यक्तित्व थे। और वो दिन और आज का दिन कि ये मुक्त छंद आज कविताओं का एक आवश्यक अंग, आवश्यक शैली बन चुकी है। कविता को नया सुर देने वाले निराला छायावाद के उन कवियों में से हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, इन सारे विरोधाभासी चीज़ों को एक द्वंद्व के रूप में कविता में समाया हुआ है। इनकी भावना, इनके विचार असीम हैं। उनका निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में कोई अंतर नहीं रखता। यानी जैसा निराला जी का व्यक्तित्व था, वैसी ही झलक उनकी कविताओं में, उसी व्यक्तित्व का एक अंश उनकी कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। उल्लास, रोग, राग, विराग, उत्थान, पतन, अंधकार, प्रकाश, ये सारे मिले हुए उनकी कविताओं में हमें दिखाई पड़ते हैं।
मुक्त छंद के माध्यम से वो छंदों की रूढ़ियों को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को अतिक्रमित करते हैं। अर्थात जो एक बंधी बधाई परिपाटी चली आ रही थी, एक जो बधा बधाया नियम चला रहा था, उसे तोड़ते भी हैं, और न सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि एक नया निर्माण भी करते हैं, और एक ऐसा निर्माण जो आज काव्य की दुनिया में आवश्यक हो गया है, एक विशिष्ट रूप में आया है। विषय और भाव की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं, विविध भाव के इनकी रचनाएं मिलती हैं। एक तरफ राम की शक्ति पूजा जो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से भरी पूरी है, दूसरी तरफ छंदबद्ध रचना तुलसीदास, और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण देसी सौंधे सौंधे शब्दों का प्रयोग लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा जैसी इनकी कविताएं रही हैं। तो निराला जी की विशिष्टता दर्शाने वाले ये उनके भाव या उनके काव्य रहे हैं। निराला जी अपने जीवन में बड़े संघर्षों को उन्होंने झेला था। यह एक पंक्ति उनके जीवन को दर्शाती है, धिक जीवन जो पाता आया ही विरोध। कि जीवन में हमेशा विरोध मिला, यानी हमेशा कुछ नकारात्मक मिलता रहा, कुछ दुखद मिलता रहा। निराला जी ने अपने जीवन के, अपने जो जीवन का दुख, उसका शोक, उसकी करुणा, उन सारों को बाद के सरोज स्मृति जो पुस्तक उन्होंने अपनी पुत्री के निधन पर लिखी है, वो सरोज स्मृति पढ़ के कोई विरला ही ऐसा होगा जिसकी आंखों से आंसू न आ जाए। ऐसे निराला जी जो करुणा से, भाव से, वात्सल्य से इतने भरे थे, उनमें उत्कट आत्मशक्ति और जिजीविषा भी थी। विपरीत परिस्थितियों में भी निराला जी ने कभी हार नहीं मानी। निराला जी के बारे में बहुत सारे हमारे हिंदी साहित्य के लेखकों के जो स्मरण चित्र हैं, जो उन्होंने स्मृति बिंब में लिखे हैं, महादेवी वर्मा जी का, डॉक्टर बच्चन का, ऐसे बहुत सारे लेखकों ने निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताया है, जो कभी हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में भी अपनी शक्ति की मौलिक कल्पना करके शक्तिवान और समर्थ बन जाते हैं। निराला जी को वर्षा ऋतु बड़ी प्रिय थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की शक्ति एक साथ समाहित है। उन्हें लगता है ये बादल क्रांति के दूत की तरह हैं, जो सब कुछ बदलने के लिए और धीरे धीरे नहीं, एक जोश और एक उत्साह से सब कुछ बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें भी इसमें ऐसा ही भाव मिलेगा। ये उनकी जो कविता बादल राग हम पढ़ेंगे, ये उनके कविता संग्रह अनामिका में 6 खंडों में दिया गया है। हमारी पुस्तक में इसका सिर्फ 6वां खंड लिया गया है। ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है, जहाँ बादल बादल तो हैं ही, साथ ही क्रांति के दूत भी हैं, क्रांति के अगुआ बन के भी आ रहे हैं। बादलों के माध्यम से कहा गया है, विप्लव से छोटे ही हैं शोभा पाते, कि जब क्रांति आती है तो मजदूर वर्ग की आकांक्षाएं नवनिर्माण के लिए प्रसन्न हो उठती हैं। इसमें बहुत सारी जो कविताओं की पंक्तियां दी गई हैं, हम कविता की व्याख्या के समय देखेंगे कि किस प्रकार शोषक और शोषण, जो शोषक वर्ग और जो शोषित वर्ग है, दोनों के प्रति निराला जी का भाव कैसा रहा, और इस बादल के माध्यम से उन्होंने दोनों का कैसे चित्रण किया है। निराला जी हालांकि छायावादी कवि थे, लेकिन बदलते समय के साथ उन पर कुछ मार्क्सवाद का प्रभाव भी पड़ा। कुकुरमुत्ता इस भाव की पहली रचना थी इनकी, और इसके बाद बहुत सारी रचनाओं में भी उनके भाव मिले। और इस मार्क्सवाद का, मार्क्सवाद यानी कोई राजनीति नहीं, बल्कि एक वो वाद, एक वो कि जहाँ मजदूर वर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है, उसे निर्माता माना गया है हर चीज़ का, और उसके अधिकार भी होने चाहिए, इस भाव की बातें मिलती हैं। और कुछ न कुछ यही भाव इस कविता में भी मिलेगा। यहाँ कविता में आई हुई पंक्तियों और उसके कुछ शब्दों के बारे में बताया गया है कि किस किस तरह से ये
चीज़ें कविता में आई हैं, ये हम कविता पढ़ते समय इन सब चीज़ों को देखेंगे कि इन सब के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये सारे बिंब और ये सारे प्रतीक किस तरह से बादल राग का एक नया रूप प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे ये कविता बादल राग और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं निराला जी की प्रिय कविता बादल राग, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना कि बादल क्रांति के प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। निराला जी का प्रिय विषय है। तो इस बादल राग की पंक्तियों को एक एक करके हम जानते हैं। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कि ये जो बादलों के टुकड़े तैर रहे हैं समीर सागर हवा रूपी समुद्र के साथ, रूपक अलंकार का प्रयोग है, यानी हवा के साथ साथ ये बादल तैर रहे हैं आसमान में, जैसे समुद्र ज्वार आया हुआ है उनका पूरा लहरा रहे हैं, उनकी परछाई उनकी छाया भी समुद्र पर पड़ रही है। साथ ही साथ ऊपर वो इस तरह से छाए हुए हैं, इस तरह से उड़ते जा रहे हैं हवा के साथ, मानो ज्वार आया हुआ है। ज्वार जो समुद्र में आता है, तो हवा रूपी समुद्र यहाँ पे कवि अपना भाव व्यक्त करता है। इस समीर सागर के माध्यम से कवि ने बहुत बड़ी बात कही है कि जब ये बादल उमड़ते हुए आते हैं तो समुद्र की लहरों की तरह बिल्कुल छा जाते हैं, सब तरफ सब कुछ अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो ये जो हवा में लहराते हुए उमड़ते हुए बादल हैं, ये तैर रहे हैं ऊपर और हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से ये आज छा गए हैं, बिल्कुल वातावरण बदल गया है। बादलों के काले काले टुकड़े, बीच में कहीं सफ़ेद बादलों के टुकड़े, कहीं सूर्य की रोशनी भी दिखाई पड़ रही है। ये हमें बता रहे हैं कि जीवन में ऐसे ही सुख और दुख अस्थिर होता है। कब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ऐसे ही आके छा जाता है, हम जान भी नहीं पाते। अगर क्रांति के संदर्भ में देखें तो हम मान सकते हैं कि ये बादलों के टुकड़े वो अस्थिर सुख, जो शोषक वर्ग बैठा हुआ है सुखों को दबाकर, बताने आ गए हैं कि अब तुम्हारा सुख जाने वाला है, ये अस्थिर है, अब हम तुम्हारे लिए दुखों की छाया लेकर आ गए हैं, क्रांति का अंधेरा तुम्हारे लिए क्रांति लेकर आ गए हैं, और तुम्हारे सुख अब दुख में, अब हमारी छाया में सब कुछ दब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और बादलों के रूप में ये बादल हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख इसी तरह से आता और जाता रहता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। संसार के ये जो बादल हैं, संसार इस समय कैसा है, दग्ध हो रहा, दग्ध मतलब तप्त, जलता हुआ, गर्मी के कारण, तेज गर्मी के कारण संसार का हृदय जल रहा है, धरती जल रही है। उस पर ये अपनी माया प्लावित करने के लिए, माया यानी इनकी जल की बूंदों को बिखेर कर, प्लावित का मतलब वैसे होता, प्लावन मतलब भर जाना, तो अपनी बूंदों से इस तपती हुई धरती को भरने के लिए ये क्रांति की तरह, विप्लव की तरह आ रहे हैं बादलों के संदर्भ में। और क्रांति के संदर्भ में उसी तरह से कहना चाहते हैं कि जो शोषित वर्ग है, जो दुखों की आग में जल रहा है, ये निर्दय क्रांति, निर्दय क्रांति, निर्दय किसके लिए क्रांति, शोषक वर्ग के लिए, पूंजीपतियों के लिए बड़ी निर्दय होकर ये क्रांति अपनी माया फैलाने के लिए, सब कुछ बदलने के लिए, उन शोषितों को शीतलता देने के लिए, नई आशा, नया जीवन देने के लिए चारों तरफ इन्हीं बादलों की तरह उमड़ती फैलती चली आ रही है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, ये जो रण का मतलब होता है युद्ध और तरी का मतलब नौका, तो युद्ध रूपी नौका किसे कहा गया, इस बादलों को युद्ध रूपी नौका कहा गया है। कि युद्ध रूपी नौका ये युद्ध का घोष है, क्रांति का सूचक है, पूंजीपति वर्गों को ये बता रहा है कि हम आ गए हैं, हमारी सेना आ गई है और अब कुछ नहीं बचेगा। और बादल के, बारिश के संबंध में कि ये जो बादलों के तैरते हुए टुकड़े हैं, ये नाव की तरह हैं, उस नौका की तरह जो आकांक्षाओं से, उपहारों से भरी हुई है
और धरती को ये अपनी बूंदों का अनमोल उपहार देने के लिए चले आ रहे हैं। नई नई आशाएं और आकांक्षाएं इसमें भरी हुई हैं। धरती की, जीवन की, हर प्राणी की, पशु पक्षियों की, किसानों की, सबकी आशाओं को पूरा करने के लिए ये बादल आ रहे हैं। ठीक उसी तरह ये क्रांति भी शोषित वर्ग के लिए बहुत सारे सपने, बहुत सारी आशाएं लेकर आ रही है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। बादल आसमान में छा जाते हैं, फिर उनकी गड़गड़ाहट होती है, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। उसे यहाँ कवि ने नाम दिया है भेरी गर्जन। भेरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो युद्ध के घोष के रूप में बजाया जाता है। यानी भेरी गर्जन का मतलब होता है, भेरी बजाने का मतलब है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। युद्ध का नगाड़ा कह सकते हैं इसे हम। तो ये बादल गड़गड़ा कर बता रहे हैं कि बारिश होने वाली है। बादलों की गड़गड़ाहट से को सुनकर जमीन के अंदर जो बीज दबा हुआ पड़ा था, जो बड़े दिनों से प्रतीक्षा में था कि बारिश हो, मिट्टी नम हो तो मैं उसे फोड़कर बाहर आऊं, वो थक गया था, वो सो गया था, लेकिन इस गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर वो सजग हो जाता है। वो सुप्त अंकुर, वो सोया हुआ अंकुर सजग हो उठता है, जाग जाता है, ऊपर की तरफ देखने लगता है कि कब बारिश हो, मिट्टी नम हो और मैं उसे फोड़कर बाहर आ जाऊं। वो आसमान की तरफ निहारने लगता है इन विप्लव के बादलों को, इस बदलाव लाने वाले बादलों की तरफ। दूसरे संदर्भ में, क्रांति के संदर्भ में इसी की बात हम कहें कि जब क्रांति का घोष हो जाता है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है, तो वो शोषित वर्ग, वो मजदूर वर्ग, वो सताया हुआ वर्ग जो चुपचाप पड़ा है, जीवन को किसी तरह से चला रहा है, अगर कहें दुष्यंत कुमार के शब्दों में कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे वाला वर्ग जो चुपचाप पड़ा है, सोया हुआ सा है, मूर्छित सा है, वो इस क्रांति को देखता है, सुनता है और नए जीवन की आशा में इन क्रांतिकारियों की तरफ, इस क्रांति के हर एक एक्शन को, हर एक क्रियाकलाप को देखता है और आशा से, नवजीवन की आशा से भर उठता है। फिर बार बार वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। किस तरह से वर्षा का जो बिंब है उसको यहाँ ध्वनियों के माध्यम से और दृश्य बिंब के माध्यम से बहुत अच्छा चित्रण यहाँ पे कवि ने किया है। पुनरुक्ति प्रकाश का दृश्य बिंब का और श्रव्य बिंब का यहाँ पे प्रयोग है। फिर बार बार वर्षण है मूसलधार, फिर बार मूसलधार बारिश हो रही है, यानी बारिश जा ही नहीं रही है, रुक रुक कर बार बार आ रही है। और कैसी मूसलधार, जोरों की बरसात हो रही है, खूब वर्षा हो रही है। इतना ही नहीं, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, बारिश के साथ साथ बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली चमकती है और उनकी वज्र की तरह, वज्र के हुंकार की तरह, यानी ये तेज गड़गड़ाहट, इनके टकराने की आवाज़, बिजली चमकने की आवाज़ सुन सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं। ऐसी घोर वर्षा हो रही है। इसी चीज़ को क्रांति के संबंध में हम देखें कि जब ये क्रांति एक बार शुरू हो जाती है, रुकती नहीं है, बार बार नए जोश के साथ आती है। और इस क्रांति को देखकर, इसकी हुंकार सुनकर, इसका जोश और उत्साह देखकर संसार हृदय थाम लेता है। संसार देखता है कि अब क्या होने वाला है, कैसा बदलाव होने वाला है। और जो शोषक वर्ग है वो तो ना कलेजा थाम लेता है, वो भयभीत उठता है कि इसका क्या फल होगा, इसका ये क्रांति कहाँ जाकर रुकेगी। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर।
ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यहाँ पहले शब्दों का अर्थ एक देख लें। बच्चों, आपसे मेरा कहना है कि जब आप इसे सुनने बैठते हैं पहली बार तो कम से कम आप इसमें जो शब्द हैं शब्दार्थों को मैं अलग से इसमें लिख के नहीं दे रही हूँ। शब्दार्थ आपको बताए जाते हैं तो उससे आप नोट करते चलें, जिससे आपको दोबारा वो चीज़ें भूल लेना। अशनिपात, अशनिपात कहा गया बिजली गिरने को। अब यहाँ पे बच्चों ये शापित शब्द मिला है, हमारी एनसीईआरटी की किताब में ये शापित ही दिया है, इसलिए मैंने शापित लिया है। कहीं कहीं ये शब्द शायित भी मिलता है। शायित शैया से संबंधित, यानी सोया हुआ, गिरा हुआ, लेटा हुआ जैसा शब्द। यहाँ पे शापित है तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। कि जब बिजली गिरती है, बादलों के संबंध में हम देखेंगे कि जब बिजली गिरती है तो उन्नत शत शत वीर, बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, कि जो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े भवन होते हैं जो गगन से स्पर्श, गगन को स्पर्श करने की स्पर्धा करते हैं, यानी जो आसमान छूने चलते हैं, उन पर इस बिजली का प्रहार बड़ी तेज होता है। बड़े बड़े पेड़ों पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर वो क्षत विक्षत हो जाते हैं जब ये बिजली चमचमाती है और गिरती है। इसी क्रांति के संदर्भ में अब अगर हम देखें कि जब ये क्रांति की बिजली गड़गड़ाती है, गिरती है, तो वो बड़े बड़े शोषक वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग था, जो अपने आप को अचल मान रहा था, पहाड़ की तरह टिका हुआ था, जो मजदूरों की राह में, शोषितों की राह में खड़ा था, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वो क्षत विक्षत हो जाता है। जो आसमान छूना चाहता था वो क्षत विक्षत हो जाता है। ये क्रांति की बिजली सब कुछ धराशायी कर देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बादलों की बिजली में आकर बड़े बड़े पेड़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन क्षत विक्षत हो जाते हैं, वो प्रभावित होते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। और जब ये बिजली गिरती है, क्रांति आती, बड़े बड़े तो प्रभावित होते हैं, क्षत विक्षत होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं, बारिश आती है, तेज बारिश आती है, बिजली गिरती है, बड़े पौधे गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस पानी में नहाकर, उस जल में नहाकर और भी स्वच्छ, निर्मल और भी खुशहाल हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे पौधे लघुभार यानी छोटे हैं, शस्य अपार, हरियाली से भर उठते हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, वो थोड़े से हवा के साथ हिलने लगते हैं, ऐसा लगता है मानो हाथ हिलाकर हमें बुला रहे हैं कि आओ मेरे साथ, तुम भी खुश हो जाओ। यहाँ आप देख रहे होंगे एक चित्र में जिस तरह से छोटे छोटे पौधे अपने पत्तों को, अपनी पंखुड़ियों को, अपने फूलों को हवा के साथ बिल्कुल झूमने लगते हैं, ऐसा लगता है इन बादलों के आने से, इस बारिश के आने से वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इस तरह कि जो विप्लव, जो बदलाव, जो क्रांति होती है वातावरण में, जो परिवर्तन आते हैं, इससे छोटे ही हैं शोभा पाते, उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ा मज़ा आता है। इसे अब हम क्रांति के संदर्भ में देखेंगे कि जब ये क्रांति रूपी बादल गरजते बरसते मूसलधार बारिश के साथ आते हैं, बड़ों बड़ों की हिम्मत हिल जाती है, बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, क्षत विक्षत हो जाते हैं। ऐसे में जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे लोग नहीं, जिन्हें मजदूर वर्ग या शोषित वर्ग कहा गया है, वो इस क्रांति की बारिश में इसके स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते इस क्रांति का स्वागत करते हैं, क्योंकि इस क्रांति से छोटे ही हैं शोभा पाते। उनके ही जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, उन्हें ही कुछ सकारात्मक फल उसका मिलने वाला है, इसलिए वो प्रसन्न हो उठते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे
तेज़ बारिश आने के बाद छोटे छोटे पौधे इस बारिश का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो बारिश इनका कोई नुकसान नहीं करती बल्कि इन्हें और हरा भरा और निर्मल बना देती है। उसी तरह से क्रांति का स्वागत करने के लिए जो शोषित वर्ग है वो तत्पर हो उठता है, वो प्रसन्न हो उठता है और उसका स्वागत करता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। ये अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं इन पूंजीपतियों की, अमीरों की, कवि कह रहा है ये अट्टालिका नहीं है, ये आतंक के भवन है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, इनका आतंक इतना बड़ा है कि जल प्लावन का, बाढ़ का कोई असर इन पर नहीं होता। बाढ़ का असर कहाँ होता है? सदा पंख पर होता है, सदा निचली बस्तियों में होता है, छोटी जगहों पर होता है, गहरी जगहों पर होता है, इन ऊंचाइयों पर नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ये जो पंख है, इसी पंख से कमल भी निकलता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, कि इसी कीचड़ में रहकर कमल भी, सुंदर कमल खिलता है जो सदा जल छलकता है, यानी जिससे हमेशा एक प्रसन्नता, एक शीतलता, एक सुगंध निकलती रहती है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। ठीक उसी तरह जैसे बचपन हर परिस्थिति में, रोग का हो या शोक का हो, वो हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, छोटी मोटी चीज़ों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसे हम अब क्रांति के संदर्भ में अगर देखें कि ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, पूंजीपतियों के घर हैं, उनके बिल्डिंग्स हैं, उनके बड़े बड़े महल हैं, ये आतंक के भवन हैं। हालांकि बारिश इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन बिजली इन पर असर करती है। जब क्रांति की शुरुआत होती है तो ये डर जाते हैं, ये सहम जाते हैं, लेकिन निचला वर्ग जो जल प्लावन में, जो पानी से भर चुका है, वो हार नहीं मानता, वो डरता नहीं है, बल्कि उस कीचड़ से कमल ही निकलता है। वहाँ से कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ नई आशा आकांक्षा निकलती है। वो इस शोक में ग्रस्त नहीं होते, बाढ़ आने पर दुखी नहीं होते, बल्कि बच्चों की तरह उसे गुजार कर फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इन छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हैं पर हार नहीं मानते, बल्कि एक नए आशा, नई आकांक्षा के साथ कुछ और पाने की आशा में बढ़ चलते हैं। लेकिन ये आतंक के भवन धीरे धीरे इस क्रांति की ज्वाला में, क्रांति की बिजली में, इसमें ध्वस्त होते रहते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंक से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत प्रतीकात्मक हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, ये अगर हम पहले बादलों के संबंध में देखें तो कह रहा है रुद्ध कोश। रुद्ध का मतलब बंधा हुआ, रुका हुआ, कोश का मतलब खजाना, क्षुब्ध, क्षुब्ध का मतलब जहाँ दुख और गुस्से का मिला जुला भाव हो, उसे क्षुब्ध कहते हैं, क्रोधित। तोष, तोष का मतलब संतोष। ये बादल जो हैं, रुद्ध कोश यानी बादलों में पानी भरा हुआ, कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा बादलों में पानी इकट्ठा हो जाता है तब वो बरसते हैं, तो उनका कोश रुद्ध था, अब तक पानी से इतना भर गया है कि अब वो शुद्ध हो उठे हैं, वो बेचैन हो उठे हैं इस बारिश को बरसाने के लिए, सब कुछ बाहर निकालने के लिए, और पूरी गड़गड़ाहट के साथ बरसना चाहते हैं। तो बादलों की इस गड़गड़ाहट के साथ जब वो बरसते हैं तो सब आतंकित हो उठते हैं, यानी डर जाते हैं कि बादल आज क्या करने वाले हैं। जैसे बहुत तेज़ी से बरसते हैं, हम कहते हैं मूसलधार बारिश हो रही है, बादल फट पड़ रहे हैं। ये बादल फटते क्यों हैं, बादल मूसलधार क्यों बरसते हैं? क्योंकि उनके पास कोश उनका रुद्ध हो चुका है, बहुत ज़्यादा खजाना था और अब वो पानी का खजाना बाहर आना चाहता है।
ये बादल वज्र की गर्जना के साथ ऐसा बरसते हैं कि लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं। क्रांति के संदर्भ में अगर हम इसी बात को कहें तो जो शोषक वर्ग है, इसने जो कोष, जो खजाना इकट्ठा किया है, रुद्ध किया है, बंद किया है, दूसरों का अधिकार छीन के उनकी चीज़ों, उनके हिस्से को लेकर भी दबा के रखा है। लेकिन अब क्रांति आ गई है, लोग अब शुद्ध हो चुके हैं, लोग क्रोधित हो चुके हैं, अपनी चीज़ों को जो बंद पड़ी हैं वो पाना चाहते हैं। और जब वो इस क्रांति की आवाज़ उठाते हैं, एक हाहाकार, एक प्रयास करते हैं इन्हें पाने का, तो ये शोषक वर्ग वो डर जाता है, वो आतंकित हो उठता है इस क्रांति की आवाज़ सुनकर। अंगना शब्द यहाँ पे कहा गया है पत्नी के लिए, प्रेयसी के लिए। अंगना का मतलब स्त्री होती है, आंगन नहीं बल्कि अंगना, अंगना का मतलब स्त्री। तो अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वो अपने बड़े बड़े महलों में बंद हैं, लेकिन जब क्रांति की आवाज़ सुनते हैं तो कांप उठते हैं, एक दूसरे से लिपट कर, एक दूसरे को आलिंगन में लेकर वो उसे दिलासा देना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही होती है कि वो डर के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि क्रांति की वज्र गर्जना, क्रांति की जो आवाज़, क्रांति की जो ज्वाला इनके घरों की तरफ बढ़ती आ रही है, इससे ये हथेलियों में मुंह भले छुपा लें, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर हम डर कर अपने घरों में अपने कान, अपने मुंह ढक लेते हैं, लेकिन हमारे ऐसा करने से बादल रुकते नहीं हैं, उन्हें जो करना है करते हैं, जितना बरसना है बरसते हैं, जितना गरजना है गरजते हैं और अपना कार्य करके ही जाते हैं। उसी तरह से ये क्रांति की वज्र गर्जना, ये क्रांति जब बढ़ी चली आती है तो वो शोषक वर्ग अपने बड़े बड़े महलों में बंद, अपने अपने घर में अपनी प्रेयसियों, पत्नियों के साथ एक दूसरे को दिलासा भले दें, लेकिन उनका पीछा इससे नहीं छूटता, वो छुटकारा नहीं पाते। और ये क्रांति तो होकर ही रहती है, क्योंकि अब लोगों का जो संतोष है, लोगों की सहन शक्ति क्षुब्ध हो चुकी है, और अब वो अपने रुद्ध कोष को, अपने खजाने को जो इनके हाथों में बंद है, उनसे छीन कर ही मांगने वाली है, ये निश्चित हो चुका है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। कविता की इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि किसान का चित्रण कर रहा है। वो किसान जो जीर्ण बाहु और शीर्ण शरीर वाला है, यानी दुबला पतला कमज़ोर सा, जिसके शरीर पर पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं है, वो किसान अधीर होकर, अधीर यानी बेचैन, वो बेचैन होकर इन बादलों का स्वागत करता, उन्हें बुलाता है, उनके जल्दी आने की राह देखता है। ए विप्लव के वीर, इन बादलों को क्रांति का दूत कहा है। क्रांति का दूत यानी किसान के लिए ये बादल क्रांति लेकर आने वाले हैं, किसान के जीवन में, उसके खेतों के लिए, उसकी फसलों के लिए, उसकी ज़मीनों के लिए ये किसान एक बदलाव लाएंगे, इसलिए वो उनका रास्ता देखता है। यहाँ जीर्ण और शीर्ण शरीर के द्वारा कृषक को दिखाकर और उसे अधीर होकर, बेचैन होकर बादल का रास्ता देखने के बात कहकर कवि चोट करता है पिछले पैराग्राफ में जो उसने कहा था कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग, खजानों से भरे हुए लोग इन बादलों की आवाज़ सुनकर कांप जाते हैं, लेकिन एक दुबला पतला कमज़ोर सा शरीर वाला किसान इनका स्वागत करने के लिए बेचैन है। वो कांप इसलिए जाता है क्योंकि उसे पता है जो क्रांति आएगी वो उसके जीवन को तहस नहस करके रख देगी, उन अट्टालिकाओं में रहने वालों की। लेकिन ये किसान जानता है कि ये बादल जो क्रांति लेकर आ रहे हैं, यानी जो बादल जो कुछ लेकर आ रहे हैं, वो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाली है, इसलिए वो किसान उनका स्वागत करता है। ये बादल क्रांति रूपी दूत हैं। जैसे क्रांति का आगमन कहीं ना कहीं शोषित वर्ग के जीवन में एक अच्छा बदलाव लाता है, ये बादल
किसान के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, इसलिए वो किसान अधीर होकर इन बादलों का रास्ता देखता है। वो किसान चूस लिया है जिसका सार हाड़ मात्र ही है आधार, है जीवन के पारावार। वो किसान चूस लिया है जिसका सार, जिसके शरीर में नाम मात्र को हड्डियां सिर्फ बची हुई हैं, हाड़ मात्र सिर्फ हड्डियां हैं, कुछ भी नहीं है जीवन में, सब कुछ समाप्त हो गया है। जीवन की परेशानियों ने उसका सब कुछ चूस लिया है, शरीर में रक्त तक भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र है। वह किसान भी इन बादलों से, इनकी गड़गड़ाहट से, बिजली से डरता नहीं है। ऐ जीवन के पारावार। पारावार शब्द वैसे कहते हैं समुद्र को, या पारावार का अर्थ हम कह सकते हैं असीम और अनंत। तो वो दुबला पतला हड्डियों का ढांचा मात्र किसान जो है, उसके लिए भी ये बादल असीम और अनंत आशाओं की और खुशियों को लाने वाले हैं। इसलिए वो किसान इनका स्वागत करता है, इनसे डरता नहीं है। दूसरे अर्थों में कहें तो हर वो दबा कुचला और शोषित तबका क्रांति का आगमन करता है, जिसके पास अभी तो कुछ नहीं है, जो बड़ा निरीह है, बहुत दुखी है, बहुत सताया हुआ है, लेकिन उसे आशा है कि जब क्रांति आएगी तो उसके जीवन में बदलाव आएगा, और वो बाहें खोलकर उस क्रांति का स्वागत करता है। ठीक उसी तरह से जैसे दुबला पतला थका कमज़ोर सा हड्डियों का ढांचा मात्र किसान भी इन बादलों के आगमन से डरता नहीं है, बल्कि बेचैन होकर उन्हें बुलाता है और उनका स्वागत करता है, क्योंकि इन बादलों में जीवन की असीम और अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। ये बादल हर तरह से, हर प्रकार से क्रांति लाने वाले हैं, एक नया बदलाव लाने वाले हैं, अतः वो इनका स्वागत करता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब इस कविता के कुछ मुख्य बिंदु ये हमने दिए हैं साथ में, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।